हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल में स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और ये डिस्कशन आपके एग्जाम में आपकी देखना कितनी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो गेट का पेपर हुआ है, अभी 6 फरवरी को आपका गेट का पेपर हुआ है, तो उससे आप क्या सीख ले सकते हैं। जो जैम वाले बच्चे हैं उससे क्या सीखने को मिलेगा, क्या गलतियां हैं जो कि गेट वाले बच्चे गेट के पेपर में स्टूडेंट्स ने की थी और आप नहीं करेंगे तो आपके कुछ न कुछ मार्क्स पॉजिटिव होंगे। तो उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो देखना, 10 से 15 नंबर आपके पॉजिटिव हो जाएंगे अगर आप इन बातों पे फोकस रखेंगे। तो जैम कैम यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत किया जाता है और डिस्कशन का टॉपिक ये रहा भाई काफी अच्छे से, गेट के पेपर से क्या सीख सकते हैं आईआईटी जैम वाले। गेट का पेपर हो चुका है, बहुत सारी मिस्टेक्स की स्टूडेंट्स ने, है ना, तो आप वो ना करना। देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर गेट का पेपर बहुत आसान आया है, बहुत आसान आया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी देखना कट ऑफ वैसी ही रहेगी, लगभग वैसी ही रहेगी जो कि 2020 में थी। इसका रीजन क्या है, बच्चों ने बड़ी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की हैं और जिनसे उनके क्वेश्चंस काफी गलत हो गए हैं, माइनस चले गए होंगे। देखना ये मिस्टेक आप मत करना, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और यही आपका लास्ट टाइम सबसे बेस्ट आपको मिल गई ये बात। अगर आप उन चीजों पे काम कर लेंगे तो देखना, क्योंकि आईआईटी ही गेट का पेपर कंडक्ट करवाती है, गेट का पेपर डिजाइन करती है एंड आईआईटी के वही प्रोफेसर जैम का पेपर। तो उनका जो सोचने, जो बच्चों को मतलब जो बच्चों को क्वेश्चंस देने हैं उनको पता है कि बच्चों को कहाँ मिस्टेक ज्यादा करते हैं बच्चे, तो वही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं भाई फिजिकल केमिस्ट्री से, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री भाई मैं बच्चों को बताता हूं, कुछ बच्चे मुझसे पूछते रहते थे जब मैं पढ़ाता था कोर्स में कि सर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है, कैसे करें। या आज भी बहुत सारे बच्चे होंगे सर हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्किप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में इस गेट के पेपर में मुझे क्या देखने को मिला फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो भाई अगर आपको गेट फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले याद हैं, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूले याद हैं। मैं बिल्कुल एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि क्या हुआ, मान लीजिए 2 क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आए, ठीक है, राउट्स लॉ से आए। अब बच्चों को उसका फार्मूला ही नहीं पता था। अगर वो फार्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे, है ना। तो राउट्स लॉ का फार्मूला या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका फार्मूला, या फिर जो मोल वाला कंसेप्ट होता है, अगर वो आपको फार्मूला वो कंसेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो एक तो मुझे मतलब ये पेपर में बहुत बड़ी बात महसूस हुई कि बहुत सारे फार्मूले ही याद नहीं होंगे बच्चों को, है ना। इवन मुझे भी कुछ फार्मूले याद ही नहीं थे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वैसे मैं भी आपकी तरह बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन मुझे काफी फार्मूले याद ही नहीं थे और वो ऐसा नहीं था कि कोई बड़े। तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कहो जी कहां से, मैं शुरुआत करता हूं सॉलिड से। कोई क्वेश्चन नहीं आया फिजिकल केमिस्ट्री में, राउट्स लॉ से क्वेश्चन आया तो उसमें वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका फार्मूला पता होना चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैं चला जाता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फैराडे लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं चला जाता हूं केमिकल काइनेटिक्स में तो जो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी का जो एक फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में चले जाते हैं कार्नोट साइकिल वाला, वो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फिजिकल स्पेक्ट्रा में वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर फार्मूले याद थे ना तो पेपर सारा फिजिकल केमिस्ट्री आप सोल्व कर सकते थे। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे ध्यान नहीं दिए, आप ध्यान दे लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको फार्मूला याद है फिर भी आप क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है यूनिट कन्वर्जन। अगर यूनिट का बड़ा बहुत ध्यान रखना भाई, है ना। हालांकि मेरी आदत बनी हुई है स्टार्टिंग से कि मैं यूनिट के ऊपर बड़ा फोकस रखता हूं, तो यूनिट कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे सर यूनिट कन्वर्जन कैसे? जैसे भाई एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया आपके पेपर में, ठीक है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी थी। अब वहां पे मास दे दिया एएमयू में, मास किस में दे दिया एएमयू में, और आपसे आंसर पूछ लिया ग्राम या किलोग्राम में। अब बहुत सारे बच्चों ने मास एएमयू में पुट कर दिया होगा। अब उनको पता होना चाहिए कि एएमयू से अगर ग्राम में जाना तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ग्राम में आएंगे।
ये बातें उस और के बाद मैंने क्या देखा भाई, जैसे कहीं उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे उन्होंने मान लो वेवलेंथ जो है लैम्डा वो 400 नैनोमीटर दे दी, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दे दी, और आंसर मीटर में पूछा है, आंसर मीटर में, यानी कि यूनिट कन्वर्जन हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं रखा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग किए हैं, है ना। ऊपर आर की वैल्यू, है ना, आर की वैल्यू वहां पे यूज कर ली भाई 8.134, ऊपर यूज कर ली जूल में, और नीचे आंसर पूछ लिया किलो जूल में, तो वहां पे फिर बच्चा फंस गया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, और ये सारे बच्चे ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, इसीलिए वो आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की वजह से। तो भाई सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, दो बातों पे ध्यान रख लेना। एक तो लगभग हर चैप्टर के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, वहां पे आपको फॉर्मूला ही नहीं पता था, तो कहां से आप निकालोगे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कहां से आंसर निकालोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो, कम पढ़ के बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद होने के बाद भी एक गलती, एक मिस्टेक से जिससे आपको बचना है, वो है यूनिट कन्वर्जन। हर क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना कि हमें दी कौन सी यूनिट है और आंसर किस यूनिट में पूछा है, एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, एक एक वहां पे जो भी डाटा गिवन उसका बड़ा ध्यान रखना है आप सभी बच्चों ने। ये बात मेरी नोट कर लेना, यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। ये फिजिकल, बस फिजिकल केमिस्ट्री में गेट के पेपर से इन दो बातों का पता लगा कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के, और बेसिक टू एडवांस, है ना, मैं कहूंगा बेसिक के तो ज्यादा पता होने चाहिए, बेसिक प्लस एडवांस दोनों के सारे फार्मूले, थोड़े बहुत जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करोगे। यूनिट कन्वर्जन लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसको आप पहले ही अच्छे से तैयार करके जाएं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं आपको अगर बातें बताऊं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। गेट के पेपर से देखने को क्या मिला, देखो भाई, एक तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्गेनिक में, सॉरी इनऑर्गेनिक में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, आपको यह बताया जाता है कि कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन लिगेंड वीक फील्ड है, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई ना लगभग हर क्वेश्चन इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेट करवा ही लिया जाता है कैसे न कैसे करके। तो ये चीज आपको बड़ी जबरदस्त याद होनी चाहिए। देखो भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, कलर कैसा होता है कंपाउंड्स का, है ना भाई, जैसे क्रोमियम का कंपाउंड है ग्रीन कलर के होते हैं, या इस टाइप से कुछ कलर भी, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है, जैसे आपका K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि कुछ कलर भी आपको कुछ याद होने चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या, देखो भाई यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑक्सो एसिड पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड के नाम, स्ट्रक्चर और वो उनकी बेसिसिटी क्या है, बेसिकली डाई बेसिक, मोनोबेसिक कैसे। ऑक्सो एसिड का नाम और स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑक्सो एसिड पढ़े जी, फास्फोरस पढ़ लेना भाई, फास्फोरस के, सल्फर के पढ़ लेना, क्लोरीन के पढ़ लेना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन कंफर्म यहां से देखने को मिलता है हर साल। बोरेक्स के बारे में पढ़ लेना, बोरेक्स क्या होता है। डाई बोरेन के बारे में पढ़ लेना, डाई बोरेन के बारे में ये क्या होता है, ठीक है। एंड आपका जो है भाई बोरेक्स हो गया, डाई बोरेन, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 इनके बारे में पढ़ लेना। सिलिकेट्स के बारे में पढ़ लेना, सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। इन सारी स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले, इनकी प्रॉपर्टीज, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और आएंगे, आप देख लेना। इस बार भी गेट में तो बोरोन का क्वेश्चन आया, वो अनयूजुअली क्वेश्चन था, कोई ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था नहीं, फिर भी भाई इसको काफी अच्छे से ध्यान में रखना आपको। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन ग्रुप से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन में तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। CFSC है ना, क्रिस्टल फील्ड, CFT
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ के जानी है काफी अच्छे से। एंड आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पे भी पूरा फोकस होना चाहिए भाई आपका, आइसोमेरिज्म के ऊपर भी पूरा फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग में इजीली से पूछे जाते हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं एमओटी डायग्राम से। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भाई आप ये जरूर पढ़ के जाना कि जो आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव है उनका क्या रोल होता है। स्लेटर रूल थोड़ा सा पढ़ के जाना, है ना। रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। रिवीजन का मतलब है कि उस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लास के दौरान बताई गई हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। याद होना बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है जी, ओके। अब मैं बात करता हूं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखने को मिला भाई गेट के पेपर में, तो देखो आपको ना एक तो रिएजेंट का पता होना चाहिए भाई। यहां पे रिएजेंट कि कौन रिएजेंट स्पेसिफिकली क्या काम करता है, रिएजेंट कौन रिएजेंट क्या काम करता है स्पेसिफिकली, है ना। लिथियम जो आपका लिथियम और लिक्विड अमोनिया है, अल्कलाइन के साथ करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा, ट्रांस देगा, सिस देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है, जो आपका OSO4 है वो किसका ऑक्सीडेशन करता है, KMnO4 कैसे ऑक्सीडेशन करता है। ये आपको याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई इतना मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे घुमा फिरा के, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट स्पेसिफिकली ये काम करता है, ये रिएजेंट स्पेसिफिकली ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद भाई एक चीज जो मैंने काफी इंपॉर्टेंट नोट की इस पेपर में वो है EZ नोमेनक्लेचर। देखो आपको एक CIP रूल पढ़ाए जाते हैं, है ना, आपको CIP रूल पढ़ाए जाते हैं कहा किस किस के लिए, RS नोमेनक्लेचर के लिए या फिर EZ नोमेनक्लेचर के लिए या फिर साइन एंटी नोमेनक्लेचर के लिए। इन रूल्स को एक बार पढ़ के जाना अच्छे से भाई। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, किसको थर्ड प्रायोरिटी देते हैं, इन रूल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। क्योंकि गेट में भी तीन चार क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली इससे रिलेट कर रहे थे। अब बच्चों को यह नहीं पता था कि ई नोमेनक्लेचर कैसे आता है, बच्चों को यह नहीं पता था आर नोमेनक्लेचर कहां से आता है, कैसे आता है। तो यह जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेट करेंगे इससे, CIP से, याद रखिएगा मेरी बात को। तो ये CIP रूल जरूर पढ़ के जाइएगा भाई। उसके बाद देखो एक और चीज देखने को मिली, pKa वैल्यू का ऑर्डर पढ़ के जाइएगा भाई, pKa वैल्यू का, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ रहा है और ऐसी वैल्यूज दे रहा है आपको जो आसपास का एसिडिक स्ट्रेंथ रखती है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे भाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगा और फिनोल के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है, तो उनकी pKa वैल्यू आपको पढ़ के जानी है लगभग भाई। जो आपके जिनमें भी आपको कंफ्यूजन होती है उनकी pKa वैल्यू आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बता रहा हूं, pKa वैल्यू आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में क्या क्या पढ़ के जाओगे भाई आप यहां पे, नेम रिएक्शन में क्या क्या पढ़ के जाना है, वही 3 बातें कहूंगा। क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या रिएजेंट होता है और क्या प्रोडक्ट। ये हर नेम रिएक्शन का याद होना चाहिए, ये हर एक नेम रिएक्शन का आपको याद होना चाहिए कि इस नेम रिएक्शन का ये सबस्ट्रेट होता है, ये रिएजेंट होता है और ये प्रोडक्ट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम में आने वाला आपको पेपर में। और क्या क्या आगे भाई, उसके बाद जैसे कि देखो भाई, अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट से बात करूं या फिर बायो इनऑर्गेनिक, वो तो वहीं पे बता दूं, तो वही प्रॉपर्टीज, हिमोसाइनिन है कौन सा है, नॉन है कौन सा है, किसके अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, उस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, ये सब बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में वही भाई आपका, है ना, कि सुक्रोज की कोई रिएक्शन पूछ ले, उसका सॉरी ग्लूकोज की कोई रिएक्शन पूछ लेगा, है ना, या फिर ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है आपका ओपन चेन क्लोज चेन उनके बारे में कुछ पूछ लेता है ना, DNA RNA के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ पूछ लेता है, टर्पिनोइड्स के बारे में। तो ये सारी कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बार बार मैं एक ही बात पे फोकस करूंगा, जितना आपने पढ़ा है, जितने लेक्चर्स आपने ज्वाइन किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में याद होनी चाहिए। उस टाइम पे पेपर में ऐसा ना हो कि सर ने ये पढ़ाया था या मैंने ये उस बुक से पढ़ा था लेकिन अभी मैं भूल गया, वो दिक्कत करेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। और रिवीजन किस तरीके से करोगे, एक स्मार्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपके पास 50 या 100
फार्मूले हैं वो आपका 2 या 3 पेज पे होने चाहिए, और लगातार अभी आपके पास 3 से 4-5 दिन का समय है, लगातार पढ़ो उसको। दिन में कोई 20 या 30 बार उसको देखो, एक दिन में उसको स्टार्टिंग पहले फार्मूले से लेके लास्ट फार्मूले तक, यानी कि 100 के 100 फार्मूले को एक दिन में 20 से 30 बार आप देखिए। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखिए, ऐसे पॉइंट जो आपको याद नहीं रहते वो उस नोट्स में उतारिए आप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स आपके सामने होने चाहिए। रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली कॉन्फॉर्मेशन, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, कौन सी फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा, कौन सी कम, ब्यूटेन गोज इंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है भाई। आपका एंटी फॉर्म, गोज फॉर्म, इनमें से कौन सी स्टेबल होती है, गोज फॉर्म कहां पे ज्यादा स्टेबल होती है एंटी से, ये सारी चीजें। जीओसी में पीकेए वैल्यू, एरोमेटिसिटी, ये सब आपको शॉर्ट नोट से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री, है ना, कौन सा इंटरमीडिएट, कौन सी रिएक्शन शो करता है इसके दौरान, ये सब बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए सारी चीजें। यानी कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लगातार पढ़ाई के टच में रहें। जितना आपने पढ़ा है आप उसको एग्जाम तक लेके गए और उसको आपने वहां पे इंप्लीमेंट किया। आपने जो भी आपको पढ़ा हुआ था, जो भी आपको याद था, आपने उसको अच्छे से वहां पे पेपर में दिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं आते हैं, ट्रिकी पेपर जरूर आते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो ट्रिकी पेपर होता है ना, वो टफ पेपर से ज्यादा मुश्किल होता है। ट्रिकी पेपर टफ पेपर से ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? अरे टफ में तो बहुत सारे बच्चों को ही नहीं आएगा ना। देखो कई बार आपने ऐसा देखा आपके आसपास कि भाई वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो मुझसे कम पढ़ता था लेकिन उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए मुझसे। समझ में आया क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई वो एग्जाम में बड़ा एक्टिव रहता है, हर एक पॉइंट को नोट करता है ना। और कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको, लेकिन वो क्या छोटी छोटी मिस्टेक, सिली मिस्टेक कर देते हैं और अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ट्रिकी पेपर आएगा, ट्रिकी पेपर से बच जाइएगा, ट्रिकी क्वेश्चन से बच जाइएगा। आंसर करने से पहले पूरा सोच समझ के अच्छे से आंसर करना है, देखना कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बताया है, आशा करता हूं कि आपको बड़ी हेल्प करेगा एग्जाम में, और बड़े पॉजिटिव तरीके से पेपर देना है, ठीक है। आराम से पॉजिटिव होकर पेपर दीजिएगा। ऐसा लगना चाहिए कि मुझे सारा पेपर आता है, और नहीं भी आता तो मैं अपने लिंक, है ना, जितनी केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है मैं लिंक बना बना के मैं इनके आंसर करूंगा, ठीक है। एनएटी सारे करने हैं, एमएसक्यू सारे करने हैं, क्योंकि उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एमसीक्यूज और 2 नंबर वाले रहते हैं, बड़ा ध्यान से करिएगा। वही आपका जो है नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं आपको, और वही आपका सिलेक्शन भी करवाते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं भाई। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, अगर आप कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि जैम के पेपर से 1-2 दिन पहले एक और वीडियो बना दूं। तो जो भी आपके कमेंट्स है रिगार्डिंग पेपर कि सर ये हो वो हो, जो भी बातें हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं पढ़ के उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।